खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। अक्सर हमने सुना है कि कानून कायदे केवल आम लोगों पर ही लागू होते हैं, लेकिन राजस्थान में ये दिख भी रहा है। यहाँ पर नेता और सरकारी तंत्र ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता से कितनी उम्मीद की जा सकती है, ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से गुजर रही है। भारत में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इस बीमारी से बचने के लिए कोई सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। आम जनता तो दूर, नेता भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए नियमों को तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान के कई दिग्गज नेता कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन बावजूद इसके ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन में तो व्यवस्थाएं बदलेंगी नहीं इस देश की, और ये जो नियमों की अवहेलना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है या उतनी समझदार नहीं है। वो बातें करना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं और उन बातों पर अमल नहीं करना चाहते। मान ली वो चाहते तो हैं कि देश को सुधार दें, लेकिन पहले खुद नहीं सुधरना चाहते। और उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया कहावत है इतिहास के अंदर कि सत्य सत्ता की पुत्री होती है। तो उन्होंने सत्ता को अपनी पुत्री बना रखा है, मतलब कि वो जिस तरफ भी चलेंगे सब सही है, लेकिन जो नियम वो जनता के लिए बना रहे हैं उनको वो कड़े से पालन करवाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। देश की जो है कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लच्चर हो चुकी है, और जिस तरह से जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें आपस में इनका तालमेल का अभाव है, ठीक है। इन तालमेल के अभाव के कारण जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। बात रही सत्ता पक्ष में जो लोग हैं जो जाते हैं और कोविड के जो है जितने भी नियम बने हुए हैं उन सब की जो है धज्जियां उड़ाते हुए ये जो है सोशल गैदरिंग भी करते हैं और जो है शादी विवाह समारोह में सब जगह जाते हैं। इसका एक कारण है क्योंकि सत्ता पक्ष ये समझता है कि हमेशा से कि प्रशासन सत्ता की मिलीभगत के कारण नियमों की अवहेलना होती है। देश दुनिया में फैली इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन आम जनता को छोड़िए, यहाँ नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं। कोविड के नियमों को तोड़कर ये नेता हजारों लोगों के बीच सभाओं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में कई धरने प्रदर्शन और सभाएं हुई। इन सभाओं में न केवल विपक्ष के नेता बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुखिया तक शामिल हुए, वो भी भारी भरकम भीड़ के बीच। हाल ही में नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर की MNIT पर भी प्रदर्शन हुआ। वहां सैकड़ों लोग पहुंचे। इसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास भी शामिल रहे। 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन मंत्री जी के साथ मंच साझा करने वाले नेताओं की हनक तो देखिए। खुद को सेल्फ क्वारंटीन करने के बजाय ये नेता आम जनता के बीच खुलेआम घूम रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
आखिर क्या इन नेताओं के लिए कोई नियम कानून है भी या नहीं? पुलिस इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है, कोई भी व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, और यदि आरोपी अपनी जमानत नहीं देता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। परंतु आज तक एक भी नेता के खिलाफ, और यहाँ तक कि न्यायपालिका के बैठे हुए बड़े लोग जिन्होंने बिना मास्क के 15 अगस्त के दिन पूरा कार्यक्रम किया, किसी के विरुद्ध एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। राज्य सरकार सीधा संदेश ये दे रही है कि यहाँ कानून बड़े लोगों के लिए अलग है और गरीब आदमियों के लिए अलग है। सड़कों में खुलेआम भारी भीड़ के साथ ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस कदर नियमों को ताक पर रखकर हर रोज धरने और सभाएं कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आपने साफ देख ही लिया होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन इन नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती? आम जनता के खिलाफ करोड़ों का जुर्माना लगा चुकी पुलिस का कानून इन नेताओं के लिए क्यों बदल जाता है? सवाल ये भी उठता है कि जब नेता ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आखिर आम जनता क्या करेगी? राजस्थान में हालात यह है कि अभी राजनीतिक जो भी कार्यक्रम है उन पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी बात, इन्हीं धरने प्रदर्शन से निकल करके कुछ नेता, कुछ मंत्री और कुछ कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक अलग ही नज़ारा राजस्थान में है। लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और जो पॉजिटिव होने वाले जो नेता हैं वो सुबह कोविड की जांच कराते हैं और शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो भी वे लोगों से मिलने से नहीं कतराते हैं। कोविड की जांच कराने के बाद में आमतौर पर यह कहा जाता है कि 24 घंटे तक आप किसी से ना मिले, लेकिन इसके बावजूद इन नेताओं पर इस तरह का कोई नियम लागू नहीं होता। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों में हुई झमाझम बारिश ने आमजन के लिए भले ही राहत दी हो, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश दोहरी मुसीबत लेकर आई है। पहले बारिश की राह में सूखी सोयाबीन की फसल अब बारिश के बाद बर्बादी की कगार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों में हुई झमाझम बारिश ने भले ही आमजन को राहत पहुंचाई हो, लेकिन राहत की यह बारिश अन्नदाता किसानों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। बारिश की राह में सूखती सोयाबीन की फसल अब बारिश के बाद बर्बाद होने की कगार पर है। जिले में होने वाले सुवासरा उपचुनाव के दौर में खराब हुई फसलों पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस सियासत कर किसानों को अपने साथ खींचने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं भाजपा भी मुआवजे का मरहम लगाकर किसानों को अपने साथ लेने में प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को इस बार दोहरी मार पड़ी है। पहले बारिश न होने से सोयाबीन की फसल सूख गई और अब बारिश हुई तो ऐसी कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फसल के इस तरह से बर्बाद होने से किसान काफी दुखी हैं। अब उन्हें चिंता ये है कि उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा। ऐसे में अब उन्हें सिर्फ सरकार की मदद की आस है। यही वजह है कि किसानों ने सरकार से अपनी बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। मंदसौर जिले में बारिश की बहुत कमी थी पहले, और अभी तक पूरा सावन कोला निकल गया और अभी भी पानी की कमी है। हमारे कुएं हुए सब सूखे पड़े हैं अभी तक, और फसल में इतनी भयंकर बीमारी हो गई ताकि फसल बर्बाद हो गई। तो सरकार को जल्द से जल्दी कम से कम 40,000 हेक्टेयर के मान से मुआवजा देना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द राहत दिलाना चाहिए। फसल में वायरस आ गया है तो सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए, और फसल जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उसको फसल बीमा 40,000 रुपये पर हेक्टेयर से सोयाबीन का मिलना चाहिए। और अब पानी भी नहीं गिर रहा है, अगली फसल का होना भी असंभव है, और ये सोयाबीन भी खराब हो गया तो अब किसान क्या करेगा। फसल जो है इस साल जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फसल में क्या है, पहले पानी नहीं गिरा और फिर पानी गिरा तो उसकी वजह से क्या है कि फसल में पीला मोजक की बीमारी आ चुकी है, और पीला मोजक इतना आ गया है कि करीबन 40% जो है फसल हमारी खराब हो चुकी है। और सरकार को कैसे भी करके किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए।
हालांकि बारिश और बाढ़ के बीच राज्य में बारिश के बाद बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल की जमीनी हकीकत को जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई इलाकों के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने खुद खेतों में जाकर भारी बारिश के चलते बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल को देखा और किसानों से बात की। मंदसौर में उपचुनाव का दौर भी है और 4 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संभावित दौरा भी बन रहा है। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में अब खराब हुई फसल पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और कांग्रेस किसानों के दर्द को अपना बताकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी किसानों को मुआवजा दिलाने का ढांढस बंधा रही है। हालांकि नेताओं की राजनीति से किसानों का दर्द तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन राजनेताओं को किसानों के नाम पर राजनीति करने का एक मौका और मिल गया है। किसानों की मांग है कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से उन्हें मुआवजा दी जाए, क्योंकि पिछली कमलनाथ सरकार के समय जब शिवराज सिंह जी विपक्ष में थे तब उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर कहा था कि कमलनाथ को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान बहुत परेशान है। आज शिवराज सिंह स्वयं मुख्यमंत्री हैं और सरकार में बैठे हैं, उन्हें 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जब आप विपक्ष में बैठे थे तब आपकी मांग जो थी उस वक्त कांग्रेस ने तो भरपूर मुआवजा दिया। अब ये राजनीतिक रोटियां सेकने जैसी भाषा तो जनप्रतिनिधियों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सच बात इतनी सी है कि कांग्रेस नहीं, किसान याद दिला रहा है कि जो कुछ आपने उन पिछले 15 महीनों में कहा था, जब आज आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हो, तो आपको अपने कहे अनुसार काम करना चाहिए। कांग्रेस ने खुद ने तो कभी कुछ किया धरा है नहीं, लेकिन आज कांग्रेस को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बात याद आ रही है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगा कि ये राहत राशि है जिसको आप मुआवजा राशि कह रहे हैं, ये 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर करी किसने? आपके ज़माने में तो कभी नहीं थी। ऊँट के मुंह में जीरे के समान थी। फसल खराब भी हो जाती तो आरबीसी धारा 6(4) का उल्लेख करते थे। कभी भी कांग्रेस ने किसानों के लिए इतनी बड़ी राहत नहीं दी जितनी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में। जिले में 2 दिन से हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चंबल पर बने गांधी सागर के 16 गेट और शिवरा पर बने अटल सागर के सभी गेट खोले जा चुके हैं। नतीजा ये रहा कि बाढ़ से जिला तो बच गया, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ पूरी तरह जलमग्न हो गए। फिलहाल मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और आगे बारिश की संभावना बनी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग का अलर्ट है, आगे और भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन बारिश की राह में सूखी फसलें अब पूरी तरह खराब होने लगी हैं। किसान खराब फसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उपचुनाव का दौर है, ऐसे में आगामी 4 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मंदसौर जिले में संभावित दौरा भी बन रहा है। अब देखना यह होगा कि कृषि प्रधान इस जिले में सियासत का यह ऊँट किस करवट बैठेगा। देवेंद्र मौर्य, जनतंत्र टीवी, मंदसौर। कोरोना संकट ने जीवन और अर्थव्यवस्था को तो संकट में डाला ही है, लेकिन अब इसकी वजह से कई और सामाजिक धार्मिक परंपराएं भी प्रभावित हो रही हैं। काशी के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है कि पितृपक्ष में पिशाच मोचन के किनारे पितरों का तर्पण नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन ने कोरोना संकट को देखते हुए इस पर रोक लगा दी है। हालांकि लोगों ने इसका रास्ता भी खोज निकाला है और वो है ऑनलाइन पिंडदान। लेकिन क्या ऑनलाइन पिंडदान से आपके पूर्वजों का तर्पण हो पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। का संकट ऐसा कि पितरों को भी तर्पण का इंतजार है। इस वक्त हम पिशाच मोचन कुंड पर मौजूद हैं और देश भर में 2 ऐसी जगहें हैं, एक तो गया जी, दूसरा काशी, जहां पितरों का तर्पण किया जाता है। आप देखिए कि ये अपने आप में एक इतिहास है कि पहली बार यहाँ पितरों का तर्पण नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकायदे प्रशासन ने तर्पण कराने से मना किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड-19 से बचने के तमाम उपाय हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इस रिचुअल पर भी रोक लगा दी गई है। दुनिया में सनातन परंपरा को मानने वाले 2 ही जगह जाकर पितरों का तर्पण करते हैं। एक तो बिहार के गया में फुल्ग नदी के किनारे और दूसरा बनारस के पिशाच मोचन के विमल तीर्थ सरोवर के किनारे।
काशी में चेतगंज थाने के पास ये पिशाच मोचन कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने वालों को मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। पितृपक्ष के शुरू होते ही दुनिया भर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण के लिए काशी पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने भी सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि इस बार ये आयोजन नहीं होगा। ये ऐसा समय आया कि पूरे हमारे बाप दादा के समय से ऐसा नहीं हुआ है कि पितरों को भी रोका जाए। अगर आज पितर रुक जाएंगे, उनको तर्पण जल नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, उनका श्राद्ध नहीं होगा, तो आने वाले समय में पितृदोष सबको घर घर सबको लग सकते हैं। इसीलिए हमारा कहने का मतलब जिसको जहाँ मिल जा रहा है, समय मिल जाए तो करा ले। लेकिन प्रशासन से मैं यही अनुमति चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत रियायतें यहाँ पिशाच मोचन पे दें कि यहाँ के भी पितृ पुरोहित जो जीवन भर से साल भर का यही उनका श्राद्ध कर्म कराने का समय है, जो पैसा पाते वो भी बंद हो। हालांकि कुछ पुरोहितों ने पितृपक्ष में सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की है। पुरोहितों ने फेसबुक पेज पर श्राद्ध से जुड़ी कर्मकांड में सहायता के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी की है। लेकिन पिशाच मोचन कुंड के पंडों का कहना है कि किसी भी तरह का ऑनलाइन पिंडदान नहीं होता। पिंड के विधि और विधान इतने जटिल है कि उन्हें ऑनलाइन करना संभव ही नहीं है। काल को लेके गया यात्रा बंद हो गई, तो गया यात्रा बंद हुई थी, काशी की 50% भीड़ वैसे ही खत्म हो गई। जो भीड़ थी यहाँ लोकल तीर्थ यात्रियों की थी, जो यात्रा करने आते थे यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, उनको भी प्रशासन ने मना कर दिया है। और आजकल पेपर में निकल रहा है कि ऑनलाइन श्राद्ध कर लीजिए। पिशाच मोचन पे ऑनलाइन श्राद्ध हो रहा है। ऐसा कोई नहीं, इस ठगी में न पड़े। यजमानों से मेरी यही निवेदन है कि जो नहीं आ सकते हैं अपने घर पर ही पितरों का तर्पण करें। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला के बढ़िया भोजन कराकर उनको विदाई कर दे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। और पिशाच मोचन पे जो ऑनलाइन की बात हो रही है, मैं यहाँ का पुरोहित मुन्ना लाल पांडे, मैं बता रहा हूँ यहाँ कोई ऑनलाइन पूजा नहीं। काशी के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है कि पितृपक्ष में पिशाच मोचन के किनारे पितरों का तर्पण नहीं होगा। ऐसे में यहाँ के पंडाओं के सामने भी रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। वहीं कोरोना काल में आम जनता के सामने भी एक चिंता ये है कि वो बिना पंडाओं के पिंडदान कैसे करें। पहला अवसर है जब काशी में प्रशासन ने पिंडदान करने पर रोक लगा दी है। घर पर ही जल दें और अपने पितरों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। तो रिपोर्टर्स डायरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही विकास के करोड़ों दावे कर ले, लेकिन गरियाबंद जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक एक कर आज़ादी के कई साल गुजर गए, लेकिन इन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। हीरा खदान के नाम से प्रसिद्ध देवभोग को भला कौन नहीं जानता। बहुमूल्य हीरा अलेक्जेंडर जैसे रत्न यहाँ मिलने के बाद भी विकास से कोसों दूर है देवभोग। कहते हैं किसी भी गांव के विकास में सड़क आवागमन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है तो यहाँ विकास की बात करना कोरी कल्पना मात्र है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग आज भी वंचित हैं। विकास के तमाम दावे करने वाली सरकार 15 साल तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन लोगों को बिजली की समस्या से निजात नहीं दिला पाई। वहीं बीते 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। विकास के दावों में कितनी सच्चाई है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रत्नगर्भा भूमि के नाम से जाना जाने वाला देवभोग आज भी विकास की बाट जोड़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है और उन्होंने सत्ता की पहली सीढ़ी यहीं से शुरुआत की, सुपेबेड़ा से। सुपेबेड़ा वो आए और उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए कि देवभोग क्षेत्र के विकास के लिए वो सदा समर्पित रहेंगे
और लगातार वो देवभोग क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने पश्चात भी भूपेश बघेल जी के जो वादे हैं वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हमेशा धरना प्रदर्शन ज्ञापन मांग के तहत हमने क्षेत्र के मूलभूत समस्या सड़क बिजली पानी को हम लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन यहाँ लगातार सांसद विधायक और बीजेपी का सरकार इस क्षेत्र के मूलभूत समस्या को लेकर के यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ की समस्या को समाधान करने में नाकाम रहे। डिजिटल इंडिया के जमाने में यहाँ के लोगों को सप्ताह में 2 से 3 दिन ही बिजली मिलती है, बाकी के दिन लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, सुनिए। विकास के नाम से कुछ नहीं, जैसे कांग्रेस की पार्टी भी आई यहाँ पे तो सिर्फ अपना दिखावा है, और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ आई अपना दिखावा कर रही है। यहाँ लोग अपने विकास को लेके इतना तरसे हुए हैं कि यहाँ विकास का कोई नाम नहीं है। एरिया के अंतिम क्षेत्र होने के नाम से यहाँ कोई यानी विकास नहीं हुआ है अभी तक। जो हमारे क्षेत्र की जो आम पब्लिक है, गरीब जनता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको माना गया है बिजली, 15 किलोमीटर उड़ीसा जाके बेचारे जो है ऑनलाइन किए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो वंचित हो गए हैं। मैं बिजली की समस्या को जो है प्रमुखता से मैं जो है शासन प्रशासन से मैं निवेदन भी करता हूं, इस समस्या से जो है क्षेत्र को जो है निजात मिले। स्थानीय नेताओं से भी मेरा ये निवेदन है। जिस धरती पर हीरे जैसे अमूल्य रत्न हो, उस जगह पर विकास की कल्पना भी अब यहाँ के लोग करना भूल गए हैं। सरकारें कई बदली, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस बनी रही। सवाल यही है कि आखिर सरकार देवभोग क्षेत्र को नजरअंदाज क्यों कर रही है। बहुमूल्य रत्न हीरा एवं एलेक्जेंडर इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र आज भी विकास की बाढ़ जो रहा है। आए दिन देवभोग क्षेत्र में बिजली की कटौती एवं आंख मिचौली से क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान रहते हैं, तो वहीं सड़क का हाल भी बेहाल है। बीजेपी एवं कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी यहाँ पर जो विकास की अपार संभावनाएं देखी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने जो विकास की कल्पना की थी वह विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर हीरे का खदान होने के बावजूद भी क्षेत्रवासी को कोई लाभ नहीं मिल रहा एवं क्षेत्र आज भी उपेक्षित है। और वही बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। बारिश की वजह से इंद्रावती नदी पूरे उफान पर है। त्रिकोट जल प्रताप अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर का नाम आते ही लोगों के जहन में या तो नक्सलवादियों का नाम आता है या फिर बस्तर की खूबसूरती हंसी वादियों में घूमने का। इस समय जगदलपुर बस्तर में लगातार बारिश हो रही है और जगदलपुर में प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट को निहारने देश और विदेश से लोग पहुंचा करते थे, मगर कोरोना महामारी और कोरोना संक्रामक बीमारी को देखते हुए इन पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है, जिस पर अब जो है देश विदेश से आने वाले लोग बस्तर नहीं पहुंच रहे हैं। बस्तर का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में नक्सलवाद की तस्वीर आती है, लेकिन आजकल बस्तर की प्रकृति की खूबसूरती अलग ही रूप में है। बस्तर के चित्रकूट और तीरथगढ़ वाटरफॉल में आजकल भारी बारिश के चलते 4 चांद लगे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते इंद्रावती नदी पूरे उफान पर है और इसी उफान की वजह से बस्तर आजकल भारत के नियाग्रा फॉल की तरह लग रहा है। हर साल इसी समय पर बस्तर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से दोनों वाटरफॉल पर खूबसूरती तो है, लेकिन इसे देखने के लिए पर्यटक नदारद हैं। पिछले 5 महीनों से कोरोना के चलते पर्यटकों के सहारे अपनी रोजी रोटी कमाने वालों पर भी संकट गहराया।
चाहे फिर होटल मालिक हो या फिर छोटा मोटा सामान बेचने वाले। हमारे बस्तर को दो चीज़ों से जाना जाता है, एक तो नक्सल से, दूसरा है पर्यटन स्थलों से। तो अभी कोरोना काल में टोटल 5 महीने से टोटल बंद है, पूरी आवाजाही बस ट्रेन सभी बंद है, तो लोगों का आवाजाही बंद है, पर्यटन टोटल बंद है। और हमारा जो पर्यटन स्थल है टोटल जलप्रपात वाला है, तो बस्तर के बरसात के दिनों में ये अपने पूरे सवाब पे रहता है और इन दिनों में वहाँ वीरानी छाई हुई है, कोई नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। तो प्रशासन को चाहिए कम से कम खोलें और लोगों को, पर्यटकों को लुभाने की कोशिश करें। कोरोना के बाद से लॉज का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। जैसे कि सब जानते हैं बस्तर एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है विदेश से जो भी टूरिस्ट है बहुत कम आने लगे हैं, तो लॉज का भी जो स्थिति है सामान्य से भी कम हो गया है, आना जाना उतना सामान्य से भी कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लॉज का। बस्तर पर्यटन स्थल से बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ प्रकृति आज तक अनछुई है। प्रकृति का सही स्वरूप देखने अगर आपको कहीं जाना है तो बस्तर ही आना पड़ता है, परंतु इस पिछले कोरोना काल में जो लगभग पिछले 5 महीने का समय है, पर्यटन उद्योग बिल्कुल ठप हो गया है, पर्यटन बिल्कुल नहीं आ रहे पर्यटक यहाँ पे, और यहाँ की जो विश्वविख्यात पर्यटन स्थल हैं वो सब एकदम सूने पड़े हुए हैं। उसके कारण वहाँ के आसपास के लोग और हम जैसे व्यापारी। रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।